हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम बात करेंगे जो अंतरिम सरकार का गठन था और भारत का विभाजन और जो उसकी स्वतंत्रता थी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपने जो है हमारी पिछली क्लासेज जो है वो देख ली होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इतिहास के अलावा हमारे इसी चैनल पर भूगोल और साइंस और पॉलिटी के अलावा जो है ईवीएस की क्लासेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आप सभी ने उनको नहीं देखी है तो देख लीजिए, उन सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप डेली क्लास का पीडीएफ चाहते हैं और हमारे द्वारा जो ई बुक दी जा रही है उसको भी अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जो सजेशन है वो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमारा सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि अंतरिम सरकार का गठन जो था उससे संबंधित सवाल है और आपसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में जो है वो वित्त मंत्री कौन थे। तो आपको बताना है कि अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बार बार आपसे पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे या मुखिया कौन था, या इसके अलावा जो है खाद्य विभाग किसके पास था, रक्षा विभाग किसके पास था। तो आज इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वित्त मंत्री से रिलेटेड है और वित्त मंत्री जो है वो लियाकत अली खान जो है इनको बनाया गया था, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास और गृह विभाग याद रखिएगा सरदार पटेल के साथ, और विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ष 1946 में यह किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, तो ये सरदार पटेल का है, सरदार पटेल का है। इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर हम जो है बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को जो है वो मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। ये जो है सरदार पटेल ने कहा था। और ये आपका सवाल जो है वो 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो आप लोग थोड़ा सा गेस करिएगा। प्रसाद में क्या मिलता है, भोजन, और भोजन कहाँ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो खाद्य एवं कृषि से। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। और प्रसाद का मतलब क्या होता है, खाना या खाद्य। तो आप याद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, इसीलिए हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है हमारा वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वर्ष 1946 में बनी जो है अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। अरे भाई, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। आप खुद ही सोचिए, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बलदेव सिंह जो है इनके पास जो है वो रक्षा विभाग था। और वल्लभ भाई पटेल का तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने इतनी सारी रियासतों को धीरे धीरे क्या है भारत में जुड़ के मिलाया था। तो ये कोई नहीं भूलता। और गृह विभाग जो था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था, ये सबको याद रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला जो सवाल है वो देखिए, पहले 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया और फिर जो है वो 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया। कौन से सवाल कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो मैंने आप सभी को बताया कि कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो है इनके पास था। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के तहत घोषणा हुई कि नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था और बलदेव के पास क्या था, भाई जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा। तो बलदेव सिंह के पास क्या था, रक्षा विभाग था। इसके अलावा लियाकत अली खान के पास क्या था, तो लियाकत अली खान जो है वो वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा।
हमारा अगला सवाल है, देखिए फिर से ये आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम में भी पूछ लिया गया। मैंने कहा यहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से ही संबंधित थे। ठीक है, बिहार में ही इनका जन्म हुआ था और बिहार में ही इन्होंने जो है वो अधिकतर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भाग लिया था, तो इसीलिए जो है वो बिहार से रिलेटेड हैं, इसीलिए ज़्यादा सवाल इनसे पूछा जाता है। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, या खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो जगजीवन राम को जो है वो श्रम विभाग सौंपा गया था। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो ये 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है, अभी जल्दी में ही। और 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, सैयद अली जहीर को विधि विभाग और बलदेव सिंह को जो है वो रक्षा विभाग दिया गया था। और गृह मंत्रालय किसके पास था? तो वो सरदार पटेल के पास था। और प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों को जो है वो खुद है जो है वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। ठीक है, रियासतों का विभाग मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जो है वो गृह विभाग की बात हो रही है। तो गृह विभाग जो है, और इसके बाद जो सूचना प्रसारण विभाग है वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतों या राज्य विभाग, गृह विभाग जिसे हम बोल सकते हैं, और सूचना एवं प्रसारण विभाग भी दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है और आपसे पूछा जा रहा है कि 20 फरवरी 1947 को जो है जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। अब ये सवाल जो है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कब तक घोषणा की थी इन्होंने? तो जून 1948 तक। क्या इन्होंने बोला था कि जून 1948 तक जो है वो अंग्रेज़ जो है वो भारत छोड़ देंगे और सत्ता को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भारतीयों को सौंप देंगे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। एक नंबर का सवाल आपसे यहाँ भी बन सकता है कि कब जो है इन्होंने क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। तो 20 फरवरी 1947 में की थी। याद रखिएगा कि जून 1948 में जो है वो पूरी तरह से जो है वो ब्रिटिश जो है वो भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 20 फरवरी 1947 को जो है एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि तब तक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वो जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई और उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए व्यतीत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में जो है वो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स के सदन होता है वहाँ का, ठीक है, वहाँ जो है ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो कब पेश किया गया था। तो ये जो है 16 जुलाई 1947 की बात है जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और हमारा ये जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा। तो 16 जुलाई 1947। अगर हम बात करें तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में, अब की बार हो सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स पूछ ले, तो याद रखिएगा 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, तत्कालीन क्या हुआ था उसके बाद जो है 18 जुलाई को स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो डिसीजन आ गया था। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था।
ठीक है। तो आपको बताना है कि अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है। तो ये क्या है कि रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे, तो सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों गले में थोड़ा जो है वो खराश है, इसीलिए मैं बहुत एनर्जी के साथ में आपसे मतलब बातें नहीं कर पा रहा हूँ और क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से नहीं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो ये जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा। जून 1947 में जो है रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है 2 सीमा आयोगों का बंगाल और पंजाब का गठन हुआ, ठीक है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसके किसके बीच है, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच है, ये आप सभी को जो है वो कमेंट करके बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेडक्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्य विभाग की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। राज्य विभाग की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, आपको बताना है। आपका जो सवाल है वो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो चाहे राज्य विभाग की बात करें या सूचना प्रसारण विभाग की बात करें या गृह विभाग की बात करें, तो ये सब हमारा किसके साथ जाएगा, तो सरदार पटेल के साथ जाएगा। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा, ऐसा किसमें कहा गया, तो भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा जो है माउंटबेटन ने ऐसा कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। और नेहरू ने जो है रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार जो है वो किसको सौंपा था, तो सरदार पटेल को सौंपा था। और सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन जो है वो उनके सचिव के रूप में जो है जिम्मेदारी ली थी वीपी मेनन ने। हमारा अगला सवाल है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और उसे उठाया था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है वो 1921 में जो है पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। और आपका जो सवाल है वो 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और क्वेश्चन जो है वो अधिक से अधिक जो है वो यहीं से रिपीट होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। तो मौलाना हसरत मोहानी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत छोड़ो का नारा जो है वो इन्होंने ही बनाया था, ये भी जो है तो दोस्तों हसरत मोहानी जो थे, 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने। तो मौलाना हसरत मोहानी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने पहली बार जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसके अलावा जो है इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखा गया था। अगर बात करें तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन अगर भारत छोड़ो नारा किसने लिखा था या किसने गढ़ा था आपसे पूछ लिया जाए तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, ठीक है, याद रखिएगा। यूसुफ मेहर अली ने जो है वो भारत छोड़ो नारा जो है वो लिखा था और इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको प्रसिद्ध किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो आपसे सवाल गलत करवा सकता है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें और एकदम से क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और इस अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत का विभाजन कब हुआ, तो भारत का विभाजन जो है वो 1947 में हुआ और 1940 से लेकर 46 तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो अध्यक्ष थे। लेकिन 1947 में जो है वो कौन थे, तो 1947 में जो है 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था वहाँ पर जो है वो जेबी कृपलानी और अध्यक्ष बने थे और 1947 तक जो है वो अध्यक्ष थे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको सारी कहानी बता दी, आप समझ गए होंगे। देखिए 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वहाँ से लेकर 1946 तक, जब तक मेरठ में एडमिशन नहीं हुआ था तब तक जो है वो जेबी कृपलानी हुआ करते थे, सॉरी जेबी कृपलानी नहीं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन जब 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे क्या है
कि JB कृपलानी को जो है अध्यक्ष चुना गया और ये 1947 तक जो है वो अध्यक्ष रहे थे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया जब 1947 में जो है अध्यक्ष JB कृपलानी थे, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो JB कृपलानी ही करेंगे ना। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा और ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए, बार बार आपसे पूछा जा रहा है घुमा फिरा के 46वीं BPSC, 47वीं BPSC, ठीक है, और BPSC प्री 2016, ये सभी में बार बार यही क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अध्यक्ष कौन था, तो आपका कौन था, तो JB कृपलानी। कौन था, तो JB कृपलानी, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, तो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। JB कृपलानी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो है 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए, आपसे 46वीं BPSC 2003-04 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है वो JB कृपलानी थे अध्यक्ष, JB कृपलानी। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में थी। ये भी आपके लिए ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। और ये जो सवाल है BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया है। तो आपका जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, और वो कौन से पार्टी से, तो लेबर पार्टी से थे। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल जो है 45 से 51 तक था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत जो है वो भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो C राजगोपालाचारी थे। कौन था, तो C राजगोपालाचारी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला कौन था, तो पहले जो है वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। उसके अलावा जो है पहला भारतीय जो है वो राजगोपालाचारी थे और इसके बाद से जो है गवर्नर का पद जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। ये जो सवाल है हमारा 46वीं BPSC प्री 2004 में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करा रहा हूँ और अक्सर जो है वो यहाँ से देखने को मिलता है सवाल। देखिए, C राजगोपालाचारी जो है 1948 से 50 के दौरान भारत के जो है प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी की जो है स्थापना करनी पड़ी थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय अगर लगा दे या पहला अगर केवल भारतीय न लगाता, ठीक है, तो भारतीय न लगाता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। लेकिन यहाँ पे भारतीय आपसे पूछा जा रहा है, तो भारतीय अगर पूछेगा तो C राजगोपालाचारी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। कौन, C राजगोपालाचारी। तो हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 53वीं से लेकर 55वीं BPSC प्री 2011 तक पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का संवैधानिक विकास जो है किस प्रकार हुआ था, उससे रिलेटेड सवाल आपके हम देखने वाले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष आया था या पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका TRE में भी पूछा गया था। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था, 1773 में आया था। ठीक है, किस लिए आया, तो कंपनी में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछ ले कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो है वो बंगाल का या गवर्नर कौन था तो वहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स जवाब हो जाएगा। और वही जो है इस एक्ट के तहत जो है वो गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल पहला कौन सा था तो वारेन हेस्टिंग था। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी में पूछा गया 1994 में, कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1773 में। उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, देखिए नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो एग्ज़ाम होना कब शुरू हुआ था, तो ये जो है 1853 में शुरू हुआ था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो किसका आधार बनी थी। ठीक है, तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, इसीलिए बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर मार्ले मिंटो सुधार की बात की जाए तो वो 1909 आएगा, और मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 आएगा। तो याद रखिएगा बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक जो है वो ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, देखिए तत्कालीन जो है भारत सचिव एडविन मार्टेंग्यू और वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिवेशन के तहत प्रांतों में पहली बार जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिवेशन में जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। तो जो सबसे पहले जो था, मैंने आप सभी को बताया कि जो जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, या जिसे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी और यहीं से जो है इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस अधिनियम से हुआ। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है सृजन है वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, हमारा अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के सचिव के कार्यभार को जो है कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र एवं अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की जो है वो देखभाल करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके सहायकों का वेतन का व्यय जो है वो भारत के साधनों से होना था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आपसे कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को जो है वो पूरा करना है। तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जैसे इन अंग्रेज़ों ने क्या है कि भारत के सामने जो है वो संविधान बनाने की जो है वो चुनौती रखी थी। तो सबसे पहले जो है वो मोतीलाल नेहरू और कुछ सदस्यों के द्वारा ऐसा किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि ये सभी दलों, जब सर्वदलीय का सम्मेलन बुलाया गया तो सभी दलों को यह संविधान जो है वो पसंद नहीं आया था, इसीलिए जो है ये संविधान ये लागू नहीं हो पाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी और इसका जो विषय था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 में आई थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और
अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में जो है वो 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया और मोतीलाल नेहरू ने ही इस रिपोर्ट को जो है वो लिखा था। इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की मंडल की मांग को जो है अस्वीकार किया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है अन्य सिफारिशें की गई थी, जो जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन संगठन बनने की स्वतंत्रता, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे नेहरू रिपोर्ट में थी। हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। ठीक है, अब आप सोचिए, आपको ऐसी कार दे दी जाए जिसमें जो है वो ब्रेक तो हो लेकिन इंजन ही ना हो, तो चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये जो है वो 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा अगला देखिए, अगर 1935 के अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये वर्ष 1947 से 1966 तक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, आप सभी को पता है, और पंचशील के प्रणेता थे और गुट निरपेक्षता में जो है ये विश्वास रखते थे। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है वो ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो ऐतिहासिक नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट 1833 ऐतिहासिक था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 भी ऐतिहासिक था, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है ये हमारा कोई ऐतिहासिक नहीं था, ये नॉर्मल सा कानून था, इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में को किसने जो है गुलामी का चार्टर बताया था। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम जो है 11वीं 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। अब सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसे गुलामी का चार्टर किसने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसे गुलामी का चार्टर बताया था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गुलामी का चार्टर बताया था और इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की। ठीक है, तो ये आपको बताना है और ये जो है आज का हमारे सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। इसके आगे जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है वो इसका जो जवाब है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि भारतीय सरकार अधिनियम जो है 1935 उसने क्या समाप्त किया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता समाप्त की, कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया, कि भारत में संघीय संरचना की स्थापना की है, जिम्मेदार जो है वो केंद्रीय सरकार की स्थापना की। ठीक है, या जिम्मेदार जो है केंद्रीय सरकार को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और चीज़ें जो है वो बहुत देर तक याद रहती हैं। इसीलिए गांधी जी ने जो है वो करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था और उन्होंने कहा था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। ऐसा नहीं है कि केवल दिमाग का ही विकास करे और हाथ और पैर चले ही ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको एक्टिविटी करनी चाहिए और जितना से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और एनसीईआरटी पढ़िए और मॉक टेस्ट दीजिए। यही आपके जो है वो सक्सेस का जो है मंत्र है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है वो कमेंट में इसका जो है वो जवाब ज़रूर देंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं और लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, तो 29% जो का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो वीडियो को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।